5-7 बार मेरे रिकॉर्ड में भी दर्ज है, हम लोगों ने मौत का सामना किया है छत्तीसगढ़ में, सुकमा के जंगलों में, जहां 200 नक्सलियों ने एक साथ हम पे अटैक किया था। इनका श्रेय लेने के लिए बहुत बार राजनेता भी गए कि हाँ भाई, कई बार अमित शाह जी भी गए हैं कि हाँ फोर्स ने बहुत अच्छा काम किया, कोबरा ने बहुत अच्छा काम किया और इसकी वजह से हमने नक्सलवाद को खत्म किया। बस एक ये इच्छा जरूर होती है कि जब वो जवान अपनी नौकरी के बाद अपने क्षेत्र में आए तो वहां भी उसकी रिस्पेक्ट हो। कहीं ना कहीं भाजपा ने ये मन बना रखा था कि ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर कुछ लोगों ने यौन शोषण और इसी से रिलेटेड कुछ 2-4 केस आरोप लगा रखे थे, जिसकी वजह से भाजपा ने भी उस समय फुटेज लिया, काफ़ी फुटेज लिया। मैं खुल के बता रहा हूँ कि उनको टिकट नहीं देंगे हम। जब हम घर से निकलते थे ड्यूटी के लिए तो घर वाले हमें मरा समझ लेते थे कि अब आएंगे नहीं आएंगे इसका कोई नहीं, देश के लिए गए, एक बेटा कुर्बान हो गया देश के लिए, अब ये या तो कुछ करके आएगा और या तो मर के आएगा। तो श्रीनगर में जहां आतंकवादी लश्कर तैयबा का था जिसने AK-47 ठीक मेरे सामने तान दी थी, अच्छा, और कॉक करके लिटरली फायर कर दिया था। अच्छा, फायर किया, टक की आवाज आई, लेकिन जाको राखे साइया मार सके ना कोई। हम लोग न्यूली इंडक्टेड थे, वो पुराने थे, उन्होंने तुरंत बताया ये साला आतंकवादी है, मार साले को। वही कॉक हुई, 47 मारा गया। AKM की मैगजीन जिसपे मेड इन पाकिस्तान लिखा हुआ था वो बरामद हुई। कोबरा कमांडो क्या होता है? जिनके अंदर देशभक्ति के लिए वो जो सरफिरे होते हैं कि नहीं देश के लिए अभी इतने गियर, जो गियर लगा है 3rd गियर में मजा नहीं आ रहा है, अभी मैं 5th गियर लगाऊंगा, तो वो कमांडो कोबरा बनने के लिए आते हैं। बहराइच में किसी अस्पताल की ऐसी स्थिति नहीं है कि वहां एक सामान्य नागरिक भी कुछ दिन बिता सके। कुछ दिनों पहले एक घटना आ रही थी, किसी का प्रेग्नेंट लेडी थी, उसका बच्चा होना था और एक वार्ड से दूसरे वार्ड में जाने के लिए स्ट्रेचर नहीं था और रास्ते में डिलीवरी हो गई, बच्चा मर गया। इनको चाटुकार दूर नहीं कर पाएगा। इनको योग्य लोग जब आगे आएंगे, योग्य लोगों को टिकट दिया जाएगा, योग्य लोगों को संसद में बैठाला जाएगा, तब वो दूर करेंगे। धुरंधर मूवी अभी आई थी, बहुत लोगों ने उसकी प्रशंसा की। किस तरह की भद्दी भद्दी गालियां थी, जो हमारे समाज में कल्चर आज जो फैल रहा है गालियों का, बच्चा वही सीख के बड़ा होगा और कल को वो अपने बाप को गाली देगा, जाहिर सी बात है। सरहद की हिफाजत करके कोबरा कमांडो आया अपने गांव। श्रीनगर के लाल चौक पर जहां कभी झंडा फहराने की तमन्ना लेकर के गए श्यामा प्रसाद मुखर्जी जेल में बंद हुए, बलिदान हो गए। जहां लोगों की लाशें गिरती थी, जिस कश्मीर में लगातार खून खराबा और आतंकवादियों का बोलबाला, वहां चढ़ करके भारत की रक्षा के लिए अपने जान की बाजी लगा दिया। देखा जाए तो छत्तीसगढ़ के सुकमा से लेकर के झारखंड और तमाम स्थानों पर कमांडो के रूप में, कोबरा कमांडो के रूप में CRPF के जवान धीरेन्द्र सिंह ने जाबाज करतब दिखाया। सेवानिवृत्त होने के बाद आए तो देखा भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार चारों तरफ, कैसे निवारण होगा। फिर ताल ठोका कि क्यों न सदन में फौज के लोग भी जाएं, ऐसे लोग जाएं जो 100% ईमानदारी के साथ अपनी सेवाएं दिया है और आएंगे तो यहां भी ईमानदारी के साथ देश की सेवा करेंगे। हमारे साथ हैं कमांडो धीरेन्द्र सिंह। शुभकामना भाई साहब। जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद। हौसला अफजाई के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप बड़े हैं और इतना हमारे लिए आपने बोला, इसके लिए बहुत। चूंकि धीरेन्द्र जी, मैं भी थोड़ा सा सैनिक रहा हूँ। सैनिक रहने का मतलब कि NCC होता है, नेशनल कैडेट कोर, बिल्कुल है, उसमें मैंने प्रतिभाग किया है। A B लिया हूँ, C नहीं लिया हूँ। बहुत बढ़िया। तो यह है थम खाली 1-2, निकट लाइन चल, खुली लाइन चल, बाल कैसे कटवाते हैं, कैसे बेल्ट लगाते हैं, कैसे बूट पॉलिश करते हैं और कैसे जगते हैं एक व्हिसिल पर, तो सब। हाँ, तो वो जज्बा आपका आज भी दिख रहा है। और फौजी, हमारे साथ के सब फौजी ही हुए, फौजी हुए, तमाम सेवाओं में गए। CRPF से लेकर के उत्तर प्रदेश पुलिस में DSP तक हमारे साथ के लोग हैं। तो आप 2003 में गए CRPF। जी हाँ। और फिर वहाँ से आप क्या क्या सेवाएं दिया कश्मीर के लाल चौक, और फिर राजनीति में कैसे अभिरुचि हुई, कैसे नेताओं को ललकार रहे हैं आप, टिकट भी मांग रहे हैं, टिकट देगा कौन आपको, ऐसे तमाम विषयों पर हम बातचीत करेंगे। मूलतः आप रहने वाले हैं बहराइच। जी बिल्कुल। और कैसरगंज आपकी लोकसभा है। कैसरगंज बड़ा चर्चित लोकसभा है, जहाँ के हमारे ही नाम के सांसद हुआ करते थे ब्रजभूषण शरण सिंह।
पिछली बार उनको टिकट नहीं मिला और आप टिकट मांग रहे थे वहाँ से, और टिकट भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दिया आपको। यह है आपका जी, जो आपने बनाया है अपना, कि क्या क्या किया है, क्या करना चाहते हैं, ये है। हम लोग उस पर बात करेंगे, और बृजभूषण शरण सिंह इस पर भी बात करेंगे। खराब है क्या, बड़े जननायक हैं, बड़ा नाम है, हेलीकॉप्टर है उनका, सैकड़ों शिक्षण संस्थान है, तो वहीं आपको क्यों टिकट चाहिए, इस पर भी हम बात करेंगे। और इस पर भी बात करेंगे, अब इस पर बात करते हैं कि चलिए सेवाएं आपकी श्रीनगर में हम चलते हैं। जी, बहुत बहुत अच्छा, बहुत धन्यवाद आपका। और सबसे पहले मैं एक शब्द आपके लिए ये कहना चाहूँगा कि आपका जो एनर्जी लेवल है वो एकदम अलग है, और कहीं ना कहीं ये जो मोटिवेशन आपको फोर्स से मिल रखा है वो साफ झलक रहा है। जो इस क्षेत्र में आज आप इतने तल्लीनता से और इतने अलर्टनेस से काम कर रहे हैं, उसका बहुत बहुत अभिनंदन है आपका, शुभकामना। जी। तो 2003 में मैं एज ए CRPF में एज ए सोल्जर एडमिट होके गया, और सबसे पहली पोस्टिंग थी मेरी लाल चौक दशनामी अखाड़ा, मेट्रो होटल में हम लोग रहते थे। वहाँ पे बहुत सारे फ़िदाइन अटैक्स हुए उस समय, जैश ए मोहम्मद के आतंकवादी, लश्कर ए तैयबा के आतंकवादी, हिजबुल मुजाहिदीन, और वो दौर था अर्ली 2000s का। अर्ली 2000s में यासीन मलिक, जो कि एक दबदबा वहाँ भी होता था श्रीनगर में, और जम्मू कश्मीर में एक नाम चलता था यासीन मलिक अलगाववादी, और लोग कांपते थे। उस दौरान साइलेंसर पिस्टल का यूज़ होता था, चलते हुए जवान JCOs NCOs को बगल से खड़े होकर गोली मार दी जाती थी जो पेट्रोलिंग पार्टी में होते थे। फ़िदाइन अटैक आए दिन कम से कम 15 से 17 फ़िदाइन अटैक मेरे सर्विस के दौरान वहाँ पे हुए, और इनमें से 10 तो दशनामी अखाड़ा के ऊपर हुए, जहाँ से छड़ी मुबारक अमरनाथ जी के लिए जाती है। उनमें वो दौर था जब आतंकवादी आग बरसाते हुए लाल चौक से बरसा चौक की तरफ भागते थे। मैसूमा में दिन में नहीं जा सकते थे आप। मैसूमा एक ऐसा इलाका था जो मिनी पाकिस्तान कहलाता था, मैसूमा नहीं जा सकते थे आप। और जब हम घर से निकलते थे ड्यूटी के लिए, तो घर वाले हमें मरा समझ लेते थे कि अब आएंगे नहीं आएंगे इसका कोई नहीं, देश के लिए गए, एक बेटा कुर्बान हो गया देश के लिए, अब ये या तो कुछ करके आएगा और या तो मर के आएगा। तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर था हमारा। ग्रेजुएशन मैंने 2001 अवध विश्वविद्यालय फैजाबाद से किया था। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स मेरा स्ट्रीम रहा है, और इकोनॉमिक्स में भी मैंने ग्रेजुएशन किया है। तो ये उस दौर की बात है। अच्छा, उसके बाद कई जगहों पे मैंने सेवाएं दी। उनमें प्रमुख स्थान रहा मेरा श्रीनगर, कुपवाड़ा, पुलवामा, जम्मू, छत्तीसगढ़ का सुकमा इलाका, जहाँ बड़ा खतरनाक जी, जहाँ ज़्यादा समय वहीं बीता। जब मैं कोबरा कमांडो में मर्ज हुआ, मैं सिग्नल कोर में भी रहा क्योंकि पहले फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का बैकग्राउंड था, तो सिग्नल विंग में भी मैंने ट्रेनिंग ली। लेकिन लास्ट जब मैं आया तो मैं एज ए कमांडो एलीट फोर्स का मेंबर रहा, 201 कोबरा का मेंबर था मैं। और बहुत सारे ऐसे ऑपरेशन, नक्सल ऑपरेशन, एंटी नक्सल ऑपरेशंस हुए उन दौरान। जो सुकमा में हिडमा का उस समय आतंक हुआ करता था, कई बार हमें सेट पे इंटेल आते थे कि फला GR पे इमली के पेड़ के नीचे हिडमा बैठा हुआ है। 3 लेयर सिक्योरिटी में चलता था वो, और पूरी प्लानिंग के साथ हम जाते थे, जान हथेली पे लेके, क्योंकि रास्ते में लैंड माइंस, या अब आज तो लगभग सभी चीज़ें अवेलेबल हैं इंटरनेट पे, सब लोग समझ चुके हैं। उन दौरान कोई कुछ जानता नहीं था कि हम लोग क्या झेल रहे हैं और किस तरह से भारत की रक्षा के लिए जवान वहाँ पे खड़े हुए हैं, और उनका बलिदान, उनकी शहादत हो रही है। अपनी आंखों के सामने मैंने अपने साथियों को शहीद होते हुए देखा है। मेरे साथ खाना खाया हुआ, मेरे बिस्तर के साथ बिस्तर रहा हुआ ऐसा दोस्त जो किसी दिन किसी ऑपरेशन में शहीद हो गया, और बड़ा दुख हुआ। वो ड्यूटीज़ हमने परफॉर्म की हैं। कई बार हमारे सामने भी अटैक हमारे ऊपर भी हुआ, और ज़िंदगी मौत जहाँ ये हुआ कि नहीं अब आज नहीं बचना है। एक घटना हुई थी, पहले भी मैं जिक्र कर चुका हूँ, कि श्रीनगर में जहाँ आतंकवादी लश्कर ए तैयबा का था, जिसने AK-47 ठीक मेरे सामने तान दी थी। अच्छा। और कॉक करके लिटरली फायर कर दिया था। अच्छा। फायर किया, टक की आवाज आई, लेकिन जाको लाके साइया मार सके ना कोई। राउंड चैम्बर में फंस गया, मोटा राउंड था, चैम्बर में फंस गया। टेक्निकल AK-47 ये तो फंसता नहीं है, बहुत मतलब फंसता नहीं है, ये रेयर केसेस में फंसता है, बट है कि फंस सकता है। ऐसा ट्रेनिंग में भी सिखलाई होती है कि जब मोटा राउंड चैम्बर में आ जाता है तो वो फंस जाता है। अब इसे किस्मत कह लीजिए या ऊपर वाले का करिश्मा, फंस गया। अच्छा, पुलिस की वर्दी में लश्कर ए तैयबा का आतंकवादी था।
हम लोग जान नहीं पाए भाई। हमारे साथ सीनियर था सी तोंडियापन नाम का, साउथ के आदमी, शुरू से ही एक अलग अलर्टनेस रही है उनके पास। हम लोग न्यूली इंडक्टेड थे, वो पुराने थे। उन्होंने तुरंत बताया ये साला आतंकवादी है, मार साले को। वहीं कॉक हुई, 47 मारा गया। AKM की मैगजीन जिसपे मेड इन पाकिस्तान लिखा हुआ था वो बरामद हुई। ये किस्से मैंने पहले भी किसी चैनल पे एक आध पे बताए हैं। और इनके अलावा छत्तीसगढ़ या तो नहीं, थोड़ी सी हमारी उत्सुकता हो रही है, जी। मतलब अगर फायर हो गया होता तो उड़ गए होते आप लोग? देखिए, फायर हुआ, उसने कॉक किया। कितनी दूरी थी आपसे? जितनी दूर आप बैठे हैं मुझसे। अच्छा। हाँ, ये शेर कश्मीर पार्क है श्रीनगर का, उसके ठीक पीछे SBI है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एक नहर चलती है जहाँ शिकारा वगैरह होते हैं, वहाँ पेट्रोलिंग पार्टी थी हमारी। या तो 60 रेंज का भी रहता तो मार देता। हाँ, 60 अभी है कि उसके पास AK-47 वो तो लंबे। जी, वो तो फिदाइन करने आए थे कांग्रेस की रैली पे। हम तो मिल गए उन्हें रास्ते में। वो कांग्रेस की रैली पे फिदाइन अटैक किया था उन्होंने पुलिस की वर्दी में। अच्छा। और लोग कंफ्यूज हो गए कि ये पुलिस वाला है या आतंकवादी है। तो आपके मित्र ने जान लिया कि आतंकवादी है? हाँ, वो मित्र और एक तरह से वो सीनियर भी थे। हाँ। और पुराना अनुभव था। जब उन्होंने हमारे ऊपर वेपन तान दिया, कॉक कर दिया, फायर कर दिया, तो तुम दोस्त तो हो नहीं फिर। हाँ। अच्छा, हम लोग क्या है, उस समय 1 साल मुश्किल से हुआ था, सिर्फ ट्रेनिंग, बेसिक ट्रेनिंग कंप्लीट करके पहुंचे थे। तो इतना वास्ट नॉलेज नहीं था कि भाई ये मिलिटेंट ही है। लेकिन ये जरूर था जैसे आदेश मिला है उसकी, फिर उसके बाद सुना नहीं है। हालांकि जी उसी बीच में उसके साथी ने चाइनीज ग्रेनेड भी फेंका हमारे ऊपर। तो चाइनीज ग्रेनेड थोड़ा सा हवा में उठने के बाद फटता है। मोस्टली सभी ग्रेनेड थोड़ा सा हवा में उठने के बाद ही फटते हैं, बट चाइनीज ग्रेनेड थोड़ा सा ज्यादा जंप लेता है। तो बच गए हम लोगों ने, अपनी पोजीशन पकड़ ली, बच गए। मेरे साथ हरियाणा का एक कंपेनियन था और उसने गाली देते हुए दौड़ के उसका कॉलर पकड़ लिया। अच्छा, उसने उसको छुड़ा के भागा और अपनी गन वहीं फेंक दिया उसने, क्योंकि उसमें रोक पड़ चुकी थी, फायर होना नहीं था। उसे हमने वहां से बरामद कर लिया। सामने से QRT आ रही थी, इधर से हम थे। जैसे घोषणा हुई कि साला मिलिटेंट है, मार इसको, तुरंत दोनों तरफ से फायर हुआ और वो वहीं ढेर। इसके बाद एक उसका साथी अगले चौराहे पे मारा गया और 2 वहीं न्यूट्रलाइज हुए रैली के अंदर। 4 रिकवरी थी, 4 मिलिटेंट हमने। मतलब मृत्यु सामने खड़ी थी। हाँ। भगवान की कृपा है, कृपा थी भगवान की बहुत बड़ी। और मौत के मुंह से बचाए तो जरूर कोई काम बचा रहा होगा जो शायद अब पूरा हो। और ये एक घटना है श्रीनगर की, इसके अलावा कम से कम 5-7 बार मेरे रिकॉर्ड में भी दर्ज है। हम लोगों ने मौत का सामना किया है छत्तीसगढ़ में, सुकमा के जंगलों में, जहां 200 नक्सलियों ने एक साथ हम पे अटैक किया था। अच्छा। हाँ, और वो जो ड्रोन तो अब दुनिया जान पाई है, उस समय नए ड्रोन फॉरेन से मंगा के हम लोगों के यहाँ इंडक्ट हुए थे, जिससे फोटोज वगैरह आती थी कि भाई आसपास के एरिया का क्या माहौल है। हम तो जंगल में हैं, वी आर फुली इक्विप्ड और हमें दिख नहीं रहा है कि सराउंडिंग में क्या है। हमारे पास रेडियो सेट्स वगैरह सब कुछ थे। लेकिन एक जब सूचना आती है कि नहीं 200 नक्सली आपको आउटर रेंज में, बाहर से आपको घेर रखे हैं, आप सब पूरी तरह से घिर गए हो, तो एक तो मन में थोड़ा आता ही है कि हाँ, अब जब अगर 200 नक्सली हैं, हम कुछ चंद लोगों की टीम है, दूसरी टीम हमारे नज़दीक नहीं थी, तो अब वहाँ से एम्बुश को काउंटर एम्बुश करना है और निकलना है। तो हमें GR मिलता है कि इस GR पे ये चीज़ें हैं। तुरंत मौके पे प्लान बनता है कि इस तरीके से हम यहाँ से निकलेंगे। हमारे साथ नए पुराने सभी, तब तक मैं पुराना हो चुका था छत्तीसगढ़ में, नए लड़के मेरे साथ थे। तो वो बिल्कुल मौके का हम लोग, वो उन्होंने एम्बुश किया, हमने काउंटर एम्बुश किया और वहाँ से फायर करते हुए भागे। न सिर्फ उनको जो हथियार वाले थे उनको मारा गया और वहाँ से साफ सुरक्षित बच के कैंप में आए। अगले दिन फिर हम वहाँ गए, उनके ट्रेनिंग सेंटर्स मिले, उनके हथियार मिले और उनके कुछ खाने पीने का सामान, कुछ ऐसा ही बरामद। कोबरा कमांडो क्या होता है? कोबरा कमांडो एक स्पेशली एक एलिट फोर्स, कमांडो फोर्स है। ये खड़ी की गई थी एक स्पेशल एक्शन फोर्स SAF नाम से 2007 में। बाद में इसका नाम बदल के कोबरा रखा गया, कमांडो बटालियन फॉर रेजोल्यूट एक्शन। ट्रेनिंग कहाँ होती है इसकी ट्रेनिंग उड़ीसा होती है, बेंगलोर भी होती है, 2-3 जगह हैं। बड़ी कठिन ट्रेनिंग होती है। जी, बहुत कठिन ट्रेनिंग है। इसका जो प्रोबेशन पीरियड है 90 दिन का है। अच्छा। 90 दिन का प्रोबेशन। कैसे जवान इसमें शामिल किए जाते हैं? इसमें जो जिनका रिकॉर्ड पुराना काफ़ी तेज रहा हो वो सब इसमें लिए जाते हैं। उनका एक प्राइमरी टेस्ट होता है। पहले तो विलिंग लोग, कुछ तो विलिंग आ जाते हैं जो जिनके अंदर देशभक्ति के लिए वो जो सरफिरे होते हैं कि नहीं, देश के लिए अभी इतने गियर, जो गियर लगा है 3rd गियर में मज़ा नहीं आ रहा है, अभी मैं 5th गियर लगाऊंगा।
तो वो कमांडो कोबरा बनने के लिए आते हैं, क्योंकि वहाँ कदम कदम पे मौत इसका है। पैमाना क्या होता है कि कदम कदम पर जो मौत से सामना करना, जिसके भीतर जज्बा हो कि हम जाएंगे, इसका पैमाना क्या होता है फौज में, कैसे इसको? जी जी, ये जो कदम कदम पे मौत वाली बात आपने बोली है, ये एक्चुअली जनरल बटालियंस हैं, वहाँ की ट्रेनिंग और कोबरा की ट्रेनिंग बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। कोबरा एक अमेरिकन आर्मी से इंस्पायर्ड फोर्स खड़ी की गई, वही अमेरिकन आर्मी के ही सारे इक्विपमेंट्स इन्हें दिए गए, वेपन्स दिए गए, नए नए सारे लाए गए, सब कुछ आपका, चाहे वो आई विज़न के लिए हो या हथियारों में आपका, पहले तो वही 2 इंच मोटर वगैरह चलता था, लेकिन बाद में सारे एडवांस वेपन, जो कि मैं शायद यहाँ इस पे नहीं सारे वेपन्स का नाम ले सकता हूँ, लेकिन फिर भी एक AK-47 एक ऐसा वेपन रहा है कि जो सबका फेवरेट रहता था। हाँ भाई, इस पे भरोसा है, अगर इस पे मारेंगे तो मरेगा, मरेगा, अगर 10 भी हैं सामने। लेकिन वह भरोसा उसका आतंकवादी का टूट गया। हाँ 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 हाँ, तो आतंकवादी का भरोसा टूटा, क्योंकि एक गोली एक दुश्मन का जो हमें बेसिक लक्ष्य सिखाया गया है, हम उसी पे चलते हैं। अच्छा। हाँ, हमारा निशाना कभी चूकता नहीं है। जो अगर बुल है तो बुल ही मारूंगा। मैं अपनी बात करूं, मैं एक अच्छा फायरर था, गुड फायरर था, और फायरिंग कम्प्लीटली आपका जो है फोकस का गेम है। जितना आप फोकस करने में सक्षम है, फायरिंग उतना अच्छा। एक अलग से कोबरा की फायरिंग की ट्रेनिंग होती है। आप फिजिकली अगर कुछ वीक हैं चलेगा, बट अगर आप फायरिंग स्किल्स नहीं है आपके अंदर, तो यू आर रिजेक्टेड फ्रॉम कोबरा। आप अपनी सर्विस बटालियन में जाइए, खुश रहिए, यहाँ पे आपका कोई काम नहीं है। हाँ, और कोबरा ने ये साबित भी किया, नक्सलवाद को ख़त्म किया, जड़ से ख़त्म किया। चाहे आंध्रा का नक्सलवाद हो, छत्तीसगढ़ का नक्सलवाद हो, बिहार का जमुई क्षेत्र, या बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पे नक्सल प्रभावित एरिया, आप भी जानते ही होंगे सब कुछ। तो ये कोबरा ने सब जान हथेली पे लेके और सब कुछ ख़त्म किया। और हाँ, इनका श्रेय लेने के लिए बहुत बार राजनेता भी गए कि हाँ भाई, आज फोर्स ने, कई बार अमित शाह जी भी गए हैं कि हाँ फोर्स ने बहुत अच्छा काम किया, कोबरा ने बहुत अच्छा काम किया, और इसकी वजह से हमने नक्सलवाद को ख़त्म किया। तो उन जवानों का भी मनोबल बढ़ा। बस एक ये इच्छा ज़रूर होती है कि जब वो जवान अपनी नौकरी के बाद अपने क्षेत्र में आए तो वहाँ भी उसकी रिस्पेक्ट हो, वहाँ भी उसकी रिस्पेक्ट हो। अगर वो अग्रिम पंक्ति में उसने लड़ाई की है, अग्रिम पंक्ति में गोली खाई है और गोली मारी है, तो वो दोबारा फिर राजनीतिक पटल पे भी अग्रिम पंक्ति में बैठने का हकदार हो। क्या बात है। हमारे साथ बात कर रहे हैं कमांडो धीरेन्द्र सिंह। इन्होंने लोकसभा कैसरगंज 57 उत्तर प्रदेश से टिकट मांगा था भारतीय जनता पार्टी से कि हमें टिकट दिया जाए और मैं प्रतिनिधित्व करूंगा, फौज में रह करके देश की सेवा किया हूं और सदन में जा करके देश की सेवा करूंगा। बहरहाल टिकट उन लोगों ने नहीं दिया। किससे किससे मांगा था आपने? अब ये क्या ही कहें आपसे कि किससे किससे मांगा था। ये 2024 की बात है, जब लोकसभा चुनाव सर पे थे, और वहाँ से पिछले सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह जीते हुए प्रत्याशी, जीते हुए सांसद थे। हाँ। और कई बार भी सांसद रह चुके थे। उस साल कहीं ना कहीं भाजपा ने ये मन बना रखा था कि ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर कुछ लोगों ने यौन शोषण और इसी से रिलेटेड कुछ 2-4 केस आरोप लगा रखे थे, जिसकी वजह से भाजपा ने भी उस समय फुटेज लिया, काफ़ी फुटेज लिया। मैं खुल के बता रहा हूँ कि उनको टिकट नहीं देंगे हम। किनारा कस रही थी भाजपा। और जो हमारे मिलने वाले, देखिए हमारा पैतृक निवास रहा है बहराइच, कैसरगंज, बहराइच, देवीपाटन मंडल, ये हमारा परिवार है, हमारे परिवार के लोग यहाँ रहे हैं, हमारे पुरखे यहाँ रहे हैं। तो हमें भी हक है कि हम अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर सकें। हमारे पीछे भी लोग हैं। हम एक बार अगर हम आते हैं, मैदान में आते हैं, तो हमें भी सपोर्ट करने वाले बहुत से लोग हैं ऐसे। हमने एक विकल्प दिया, हमने ये विकल्प बीजेपी को भी दिया और हमने ये विकल्प वहाँ के लोगों को भी दिया, उन्हीं के कहने पे। हमें इसका कोई मलाल नहीं है कि टिकट नहीं मिला या हमने इलेक्शन नहीं लड़ा। अच्छा, कमांडो धीरेन्द्र जी, यह विकल्प आपने अन्य पार्टियों को नहीं दिया, जैसे केवल भाजपा से ही मांगा आपने? बहुत अच्छा सवाल है। क्यों अन्य पार्टियों से क्यों नहीं? उनका भी आप देख लेते हैं कि भाजपा तो नहीं दे रही है, क्या अन्य लोग भी फौजी को पसंद कर रहे हैं? हाँ, देखिए एक तो क्षेत्र में ये चल रहा था, जब मैंने वहाँ पे सर्च किया, सर्वे किया क्षेत्र का, तो ये आया कि अगर ब्रजभूषण शरण सिंह जी को आप टिकट नहीं देंगे तो किसको देंगे? कोई यहाँ है नहीं मांगने वाला। अच्छा। हाँ,
मांगने वाला कोई मांगने वाला नहीं है ऐसा। अरे बहुत से इन्फ्लुएंसर्स हैं या पत्रकार हैं जिन्होंने इस बात को बढ़ चढ़ के बोला भी है। इस बात को कैसे कह सकते हैं कि कैसरगंज से ब्रजभूषण शरण सिंह को छोड़कर या उनके परिवार को छोड़कर कोई टिकट मांगने वाला ही नहीं? नहीं, परिवार की भी चर्चा नहीं थी उनके उस समय। उस समय तो चर्चा सिर्फ यही थी कि विकल्प सिर्फ एक ही है और वो ब्रजभूषण शरण सिंह जी ही एक विकल्प है, दूसरा विकल्प कोई है नहीं। और अगर उनका कटता है तो कोई मांग भी नहीं। हाँ, मांगने नहीं आएगा। और दूसरा जो तो क्या इतना उनका जैसे इतना प्रभाव है, इतना अतिशय प्रेम है लोगों में, या फिर अतिशय भौकाल और डर है लोगों में कि कोई मांगेगा ही नहीं? क्या है थोड़ा सा? हाँ, तो ये प्रभाव की अगर बात करें तो प्रभाव देखिए, दशकों से वो राजनीति कर रहे हैं, उम्र में भी बहुत बड़े हैं मुझसे, दशकों से राजनीति कर रहे हैं। लोगों की पसंद हो सकते हैं, लेकिन अगर जब तक आपके क्षेत्र में कोई विकल्प नहीं आता है, और वो विकल्प किस लिए कि हमारा क्षेत्र, आज हम कैसरगंज की बात करें, आज हम बहराइच की बात करें, आज हम देवी पाटन मंडल की बात करें, शिक्षा की क्या स्थिति है वहाँ पे? शिक्षा में बहुत पिछड़ा हुआ है। रोजगार की बात करें, स्टार्टअप इनोवेशंस हैं, आए स्टार्टअप इनोवेशंस हैं की चर्चा हुई, कहीं पे हुई? नेताजी बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी बात करते हैं, लेकिन आज तक कभी भी, थोड़ा सा एक सेकंड का पॉज दूंगा, हाँ। कि शिक्षा पे बात करते हुए हमने वहां किसी नेता को नहीं देखा जिसने शिक्षा पे बात की हो, रोजगार पे बात की हो, विकास पे बात की हो। बात हमेशा छोटे छोटे मुद्दों पे हुई है कि धार्मिक बातें हुई हैं या जातीय बातें हुई हैं। कभी भारत नेशनल लेवल की कोई बात नहीं हुई, ना कभी विकास की बात हुई। बात पूरी हो गई। ब्रजभूषण शरण सिंह के इतने शिक्षण संस्थान हैं, बताते हैं लोग, सैकड़ों हैं, इंजीनियरिंग से लेके मेडिकल से लेकर के, कुछ बाकी नहीं है। तो एक तरह से देखा जाए तो सरस्वती माँ वहाँ एक तरह से प्रतिष्ठापित हैं। इन लोगों ने ऐसे किया है। सरकारी जो विद्यालय हैं वह तो खुल ही रहे हैं, तमाम राजकीय बालिका इंटर कॉलेज हैं, बच्चों के लिए हैं, यह सब है, प्राइमरी और जूनियर की कमी नहीं है। तो इस आधार पर कैसे कह सकते हैं कि शिक्षा? अब देखिए, ब्रजभूषण शरण सिंह को मैं ये नकार नहीं रहा हूँ कि उन्होंने कुछ नहीं किया, शिक्षा के लिए काम किया। बेसिक स्कूल्स हैं, कॉलेज भी हैं, महाविद्यालय भी होंगे। अब आप कह रहे हैं तो मुझे तो मालूम नहीं है भाई, बहुत है, पता कितने विद्यालय हैं या क्या है। तो ये देखिए, एक आप ठीक है, आप सही बात कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बात कर रहे हैं कि विद्यालय हैं, सब कुछ है, नेताजी हैं, आदरणीय हैं, माननीय हैं, सब कुछ है। अच्छा, मैं क्षेत्र की अगर बात करूं तो क्या क्षेत्र आज उस जगह पे है जहां होना चाहिए? जो परिवर्तन शिक्षा में होने चाहिए, उस लेवल की एजुकेशन है उस क्षेत्र में, उन इलाकों में? आज हम कहीं बाहर जाते हैं, हरियाणा जाते हैं, पंजाब जाते हैं, राजस्थान या कहीं जम्मू कश्मीर जाते हैं, सड़क पर ठेले लगाने वाला लड़का मिल जाता है जो शिकंजी बेचता है, और बहुत सी चीज़ें बेचने वाले मिल जाते हैं, जिनसे जब हम पूछते हैं भाई कहाँ के रहने वाले हो, तो बोलते हैं भैया हम गोंडा के रहने वाले हैं, हम बहराइच के रहने वाले हैं, हम कैसरगंज के रहने वाले हैं। कोई मिस्त्री मिलेगा या कहीं दिहाड़ी मजदूर मिलेगा। तो इन स्थितियों में सुधार कब होगा? कब ये क्षेत्र जाना जाएगा कि ये विकास के लिए अग्रणी क्षेत्र है? सिर्फ इलेक्शन आते समय घोषणाएं बहुत हो जाती हैं कि अब यहाँ पे इतने 100 करोड़ रुपए की परियोजनाएं आ गई। तो अगर हम विधायक लेवल पे बात करें तो कितने बहराइच परिसीमन में जितने भी विधायक आते हैं जो अभी रूलिंग पार्टी के रहे हैं या नहीं भी रहे हैं, जिन्होंने सिर्फ अपना उल्लू सीधा किया, अपने होटल्स बनवाए, अपने पेट्रोल पंप्स खड़े किए और जनता के उस टैक्स के पैसे से अपनी जेबें भरी, तो ये ऐसा आज फिर से परियोजनाएं आएंगी, कल फिर घूम के पैसा वहीं पहुंचेगा, गरीब और भी गरीब रहेगा। मध्यम वर्गीय के लड़के को कोई शिक्षा नहीं, कोई व्यवसाय नहीं, कोई नौकरी नहीं, कोई स्टार्टअप नहीं, और ऐसी तमाम चीजें हैं जो दिल को व्यथित हुई, दिल में लगी। तो इसीलिए मैंने ये, भाई साहब, यह तो पूरे देश में है, यूपी बिहार में विशेष रूप से। यूपी बिहार में केवल कैसरगंज ही क्यों, अन्य स्थानों पर भी ऐसा ही है। बहरहाल आपकी उच्चतम सोच है जिसका मैं समर्थन करता हूं, और आप चाहते हैं कि शिक्षा जब तक स्तरीय नहीं होगी देश हमारा उन्नतिशील नहीं हो पाएगा। हाँ, शिक्षा देखिए, स्किल बेस्ड एजुकेशन पे मैं बहुत फोकस करूंगा कि स्किल बेस्ड एजुकेशन तो कर रहे हैं, कौशल विकास के जगह जगह केंद्र स्थापित हैं, ट्रेनिंग हो रही है, रोजगार भी मिल रहे हैं। अब ये एक अलग बात है कि कागज में अधिक है और भाषण में इसे प्रमुखता से कहा जाता है, जमीनी स्तर ऐसा नहीं है। हाँ, साथ ही साथ मैं बहराइच क्षेत्र की भी बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि सिर्फ कैसरगंज लोकसभा की बात हो रही है। कैसरगंज लोकसभा की तो एक 2024 की बात हुई, बात खत्म हुई कि हाँ भाई टिकट जिसको पार्टी ने चाहा दिया और उनके लड़के को ही दिया, और इस पे सांसद भी हो गए, लड़के विधायक भी हो गए। और अब
मुक्त हो गए हैं, आरोप मुक्त हो गए हैं। जिस आरोप की बात आपने किया महिला आरोप का तो ये देखिए कि आरोप जो था कहीं ना कहीं शुरू से सबको मालूम था कि आरोप बेबुनियाद हैं, आरोपों में बहुत ज़्यादा दम नहीं है। बहुत से लोगों ने क्योंकि एक ही जैसा आरोप लगाया तो ये तो स्टार्ट से चल रहा अब वो था। कोर्ट का मामला है, कोर्ट ने उनको बरी किया है तो अभिनंदन। हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, मामला चलता रहेगा। वो हम लोगों का फिलहाल विषय नहीं है। विषय यह है कि अब आप विधानसभा में उतरेंगे। हाँ बिल्कुल, जनता चाहेगी तो हम उतरेंगे। देखिए बहराइच सदर हमारा नहीं, कौन चाहेगा? हमारे लोग चाहेंगे। अरे लोग चाहेंगे कि पार्टी चाहेगी? पार्टी, देखिए पार्टी की नीतियां हर पार्टी की अलग अलग हैं, ये आप भी जान रहे हैं। आज कोई पीडीए लेके चल रहा है, लोग तो सबका जिंदाबाद कर देते हैं, जो आएगा उसका जिंदाबाद कर देंगे, समझ में ही नहीं आएगा। अब आप निकलेंगे क्षेत्र में तो लगेगा सब हमारे हैं। जब आदमी नहीं तो एक जनप्रतिनिधि जो है दुबे जी, देखिए जनप्रतिनिधि उस क्षेत्र का आईना होता है। जनप्रतिनिधि को देख के ही उस क्षेत्र के सभी लोगों के बारे में एक आइडिया लगता है कि ये क्षेत्र कैसा होगा। तो अगर जनप्रतिनिधि ही ऐसा होगा जिसके पास कोई विजन नहीं है, भारत को लेके चलने की बात छोड़िए, आप उस जगह उस विधानसभा को ले चलने में सक्षम नहीं है, आप सिर्फ अपनी जेबें भरने में सक्षम है, तो ये फिर फर्ज जनता का हो जाता है कि अगली बार इस व्यक्ति को बदला जाए और जो प्रत्याशी खड़े हो रहे हैं उनका भी एक साक्षात्कार लिया जाए। एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जहां आप जैसे लोग बैठें और उनसे पूछें कि भाई आप क्यों इस पद के लिए आवेदन कर रहे हैं, आपकी क्या योग्यता, आप क्या चाहते हैं, आप देश को कहां ले जाओगे, इस क्षेत्र को कहां लेके जाओगे, इस तरीके से पूछताछ। यही नहीं, एक प्रश्न और करने के लिए तो आप यह करेंगे, पुल बनवा देंगे, नदियों पर यह कर देंगे, शिक्षा का, रोजगार का सब खोल देंगे, खजाना खोल देंगे। एक प्रश्न यह भी कि अब तक आपने क्या किया है सामान्य नागरिक की हैसियत से? तो आपके पास तो बताने के लिए है कि साहब अब तक हमने यह किया है, आगे हम यह करना चाहते हैं। हाँ, कम से कम ये नहीं है कि मैं किसी नेता का पुत्र हूं और मैं इसलिए टिकट मांग रहा हूं कि मेरे पिता नेता थे या वो सांसद विधायक थे, इसलिए मेरी ये योग्यता है कि मुझे भी टिकट दिया जाए। कम से कम ये नहीं कहूंगा मैं। चलिए, विधानसभा कौन सी है आपकी? विधानसभा बहराइच सदर। बहराइच सदर, वहां से किस पार्टी के विधायक हैं? पार्टी वहां पे फिलहाल बीजेपी। इतना देर में क्यों बता रहे हैं? बीजेपी, फिलहाल बीजेपी, क्योंकि लंबे समय तक वहां पे समाजवादी पार्टी के डॉक्टर वकार अहमद शाह ने नेतृत्व किया है बहराइच का, और उसके बाद उनके लड़के ने भी किया है। अच्छा। आज 2 बार की विधानसभा से बीजेपी की अनुपमा जायसवाल अच्छा, फिलहाल अनुपमा जायसवाल बहराइच सदर, यह वही क्या जो अखिलेश यादव का पुतला फूकते हुए जल गई थी? जी जी वही है। हमको लग रहा है कि वही स्मरण हो रहा है। पुतला फूकने में झुलस गई थी, फिर सरकारी अस्पताल में नहीं गई, प्राइवेट अस्पताल जी, लखनऊ के मैदानता में भर्ती थी। हाँ, मतलब अब प्राइवेट अस्पताल तो केवल क्योंकि बहराइच के लिए है, सरकारी तो बहराइच में किसी अस्पताल की ऐसी स्थिति नहीं है कि वहां एक सामान्य नागरिक भी कुछ दिन बिता सके। कुछ दिनों पहले एक घटना आ रही थी, किसी का कोई प्रेग्नेंट लेडी थी, उसका बच्चा होना था और एक वार्ड से दूसरे वार्ड में जाने के लिए स्ट्रेचर नहीं था और रास्ते में डिलीवरी हो गई, बच्चा मर गया। तो मतलब ये अनियमितताएं, इस तरह की अनियमितताएं हो जाती हैं। भाई साहब सीधे साधे हैं, पहलवान आदमी हैं आप, और कोबरा कमांडो रहे हैं। ऐसे आप कहेंगे तो भाजपा टिकट आपको नहीं देगी, कहेगी कि या तो बता रहा है कि हॉस्पिटल में स्ट्रेचर नहीं है, कहीं सुविधाएं नहीं है। ये तो आज की स्थिति मैंने बताई है, आज की स्थिति बताई है, और ये दिक्कतें हैं क्योंकि हम भाजपा तो जय जयकार करने वाले को टिकट देगी ना, आपको क्यों देगी? बिल्कुल, जय जयकार करने वालों की कमी भी नहीं है, चाटुकारों की भी कमी नहीं है, लेकिन अब आज का जो भारत है, हाँ, आज ये कैसे बदलेगा? क्या उन चाटुकारों को ऐसे ही चाटुकारिता उनकी चलती रहेगी जो दिल्ली में बैठ के, बिहार से चले गए दिल्ली में बैठ के चाटुकारी कर रहे हैं, खाने की थाली लेके आगे पीछे घूम रहे हैं, या ऐसे बहुत से लोग हैं? तो ये चाटुकारिता की नेतागिरी देश को कहाँ लेके जाएगी या कहाँ लेके जा रही है, वो सब दिख रहा है कि 2-4-6 लोगों के ले जाने से देश आगे नहीं जाता है। आज अगर भारत की बात करें, भारत के साथ जितने देश आज़ाद हुए थे, बहुत से देश जो भारत के साथ आज़ाद हुए थे, उनमें मुख्य रूप से अगर मैं बात करूं तो दक्षिण कोरिया और आपका सिंगापुर या इजराइल ले लें आप। आज इनकी जीडीपी कहाँ है? दक्षिण कोरिया को अगर आप देखें तो $3000 पर कैपिटा इनकी जीडीपी है, जो इन्हें कहाँ ले जाके खड़ा करती है। एक विकसित देश है। इनके ब्रांड्स के नाम आपको मालूम होंगे, LG, सैमसंग, आपका ये आपका हुंडई, जो हम लोग भारतीय बहुत चाव से इन ब्रांड्स को खरीद के अपने घरों में लेके आते हैं। आज भारतीय ब्रांड की इनके यहाँ दस्तक क्यों नहीं हो रही है?
और उनसे ज़्यादा समय हो गया हमें आज़ाद हुए। स्टार्टअप इनोवेशंस है ही नहीं। और अगर उद्योगों की संरचना की जाए तो मैं कह रहा हूँ कॉलेज लेवल पे स्टार्टअप का कोई एक्सपोजर नहीं है छात्रों को। छात्र जो पढ़ रहा है, डिग्री ले रहा है, एक अभी जल्दी ही मुझे एक निजी अस्पताल में एक लड़का मिला बहराइच का, उसने एआई में कुछ इंजीनियरिंग वगैरह कर रखी थी और वहाँ पे वो कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में जॉब कर रहा था। अब देखिए ये विडंबना है, बहुत मतलब व्यथित था कि भैया इसी दिन के लिए हमने ये किया था कि आज मैं कंप्यूटर ऑपरेटर हूँ, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, और मेरी इतनी डिग्री है और मैं यहाँ पे ऑपरेटर के रूप में बैठा हूँ। तो ये चीज़ें क्यों हैं? ये इनको कौन दूर करेगा? इनको चाटुकार दूर नहीं कर पाएगा। इनको योग्य लोग जब आगे आएंगे, योग्य लोगों को टिकट दिया जाएगा, योग्य लोगों को संसद में बैठाला जाएगा, तब वो दूर करेंगे। ये जवाब है आपकी बात का जो आपने बोला कि वो तो जय जयकार करने वालों को टिकट। देश आजाद हुआ, कुछ स्मरण होगा आपका रुपया और डॉलर, अगर दोनों को देखा जाए, चूंकि जी बिल्कुल बहुत थोड़ी चर्चा इस पर भी हो जाए। आज रुपया हमारा कहाँ खड़ा है डॉलर के मुकाबले? भाई हमको तो डॉलर आता है, बिल्कुल है। चलिए हम जिस पैसे में हैं तो हमारा डॉलर आता है, डॉलर कन्वर्ट होकर के रुपए में हमको मिलता है, लेकिन हम खुश नहीं हैं। खुश इसलिए नहीं है, मैं नहीं चाहता हूं कि हमारे रुपए में गिरावट आए। कारण जिसके अंदर भी देशभक्ति का जज्बा होगा वो कदापि नहीं, क्यों चाहेगा वो? लेकिन हमारा जो पैसा है, जितना रुपया गिरेगा, जितना डॉलर बढ़ेगा, लेकिन ध्यान देने वाले लोग नहीं हैं। और जो जियोपॉलिटिक्स का दौर ये चल रहा है ना, मैं आपको बताऊं दुबे जी, इस दौर में बहुत दिनों तक ये चीज़ें टिकनी नहीं है, क्योंकि आज जो शक्तिशाली है वो अपनी शक्तियों को साबित करने के लिए बिल्कुल लगा हुआ है। अमेरिका और चाइना में वर्चस्व की लड़ाई चल रही है, वर्चस्व की, कि आपका वर्चस्व रहेगा या मेरा रहेगा। जियोपॉलिटिक्स के तहत जो 20 साल बाद अमेरिका की स्थिति 50 साल बाद होगी, अमेरिका आज उसकी कोडिंग कर रहा है कि बांग्लादेश की कुछ जगह उसे चाहिए जहां से वो भारत पे प्रभाव जमा सके। अभी बीच में ही जब ये प्रोटेस्ट चल रहे थे तो उनकी सेनाओं ने साथ में मिलकर एक संयुक्त अभ्यास बांग्लादेश में चला था। और ये जियोपॉलिटिक्स आज इस लेवल पे है कि हर देश एक दूसरे को दबाने के लिए, अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए उसकी कोडिंग करने में लगा हुआ है। लेकिन अगर हम सिर्फ हिंदू मुसलमान, ठाकुर पंडित, बनिया पिछड़ा पे ही रहेंगे तो हम कब तरक्की करेंगे? हम अपने बच्चों को क्या भविष्य देके जाएंगे? जो बच्चा आज जंतर मंतर पे पहुंचा था, मैं इस बात का मैंने खंडन भी किया कि चलिए गाली दी किसी ने, गाली नहीं देनी चाहिए, गाली अपने से बड़ों को गाली देना हमारे संस्कारों में नहीं है। लेकिन गाली कहाँ से सीखा? आज किसी भी OTT प्लेटफॉर्म पे आप कोई वेब सीरीज देख लीजिए, धुरंधर मूवी अभी आई थी, बहुत लोगों ने उसकी प्रशंसा की। किस तरह की भद्दी भद्दी गालियां थी, जो हमारे समाज में कल्चर आज जो फैल रहा है गालियों का, बच्चा वही सीख के बड़ा होगा और कल को वो अपने बाप को गाली देगा, जाहिर सी बात है। और नहीं, फिर सेंसर बोर्ड कर क्या रहा है? इसके लिए हमारा तो उसमें 18+ कर दिया कि 18+ ही देखेंगे। बट आप जब नेटफ्लिक्स खोलेंगे तो वहां कोई 18+ नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा केवल कहने के लिए। हाँ, उसकी कोई मानता भी नहीं। अब एक बात और आपने छेड़ दिया है, मैं उस पर नहीं गया हूँ। देश का प्रधानमंत्री जो 3 बार मुख्यमंत्री रहा हो प्रदेश का, गुजरात प्रदेश का, तीसरी बार प्रधानमंत्री हो, वह कहे सदन में कि मैं अति पिछड़ा हूं, देश का होगा क्या? देश कहां जाएगा? देखिए, अगड़ा और पिछड़ा, अब कोई अगड़ा बनेगा, कोई पिछड़ा बनेगा, देश को लेके कौन चलेगा? मेरा सिर्फ एक सवाल है, देश को लेके कौन चलेगा? देश को आगे लेके कौन चलेगा? अगर सभी अगले पिछड़े और दलित और ठाकुर पंडित बन जाएंगे तो ये हम सनातनी हैं, उसके बाद हम हिंदू हैं, हमें अध्यात्म हमारे अंदर है, ओके, कोई आडंबर की चीज नहीं है। मैं भी रोज सुबह पूजा करता हूँ 2 घंटे। मोदी जी से बड़ा सनातनी कौन? हाँ, सब है, लेकिन ये दिखाने की चीज नहीं है। यही कहेंगे। आज देखिए एक मुद्दा और बताऊंगा। आज पूजनीय शंकराचार्य जी को रोड पे उतरना पड़ा गौरक्षा के लिए। अब शंकराचार्य, बहुत से लोगों ने कहा कि ये तो राजनीतिक पद चाहते हैं, ये तो समाजवादी हो गए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, किसी से मेरा कोई मतलब नहीं है। शंकराचार्य एक पूजनीय पद होता है, पूजनीय। भारत के 4 स्तंभ होते हैं, 4 शंकराचार्य होते हैं। अगर उन्हें सड़क पे आना पड़ गया है गौरक्षा के लिए तो ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात है, ये सनातनी के लिए बहुत शर्म की बात है। क्योंकि गौरक्षा तो एक बेसिक राइट है एक सनातन का। गाय हमारे यहाँ देवतुल्य है, गाय के शरीर में कितने देवता निवास करते हैं। तो अगर गाय के लिए किसी ने बोला है कि नहीं, वो शंकराचार्य जी ने स्वयं बोला कि गाय हमारा राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, तो बिल्कुल घोषित किया जाए, इसमें कोई 2 राय है नहीं।
बाकी चीजें सब बाद में हैं। फिर तो आपका टिकट मिलने से रहा, आप ऐसे ही देखिए, ये बोलेंगे? तो सत्य की बात हुई। टिकट तो मिलेगा। टिकट की हमें लालसा भी नहीं है। जय जयकार, जय जयकार। जिस दिन सच्चाई मानक होगा टिकट का, उस दिन टिकट मिलेगा तो स्वागत है। और ये जय जयकार करके और चाटुकारिता करके, ये मैंने भी आपसे जिक्र भी किया कि 4-5 बार 6 बार मौत से सामना हुआ है मेरा। और जब हम घर से निकलते थे तभी घर वालों ने मरा समझ लिया था कि अब आएंगे या ना आए। तो अब सच्चाई का साथ नहीं छोड़ सकता हूं। जिस पार्टी की विचारधारा मिलेगी उस पार्टी के साथ बिल्कुल मैं आगे कदम बढ़ाऊंगा और जनता के लिए एक अच्छा प्रतिनिधि बन के और ये दिखाऊंगा। यह है राष्ट्र के सच्चे सेवक की पहचान, और यही सनातन का मूल मानक भी है, जिसकी बात कर रहे हैं कमांडो धीरेन्द्र सिंह जी, जिनके साथ हमारी बातचीत चल रही है। और गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने के लिए शंकराचार्य जी ने जो अभियान चलाया है उसके साथ भी हैं, चढ़ बढ़ करके उसके साथ हैं। बिल्कुल, क्योंकि अगर गाय जहाँ कटेगी वह हिंदुओं का देश नहीं हो सकता। सनातन वहाँ कहीं भी पुष्पित पल्लवित नहीं होगा, उसकी हत्या होगी गाय के साथ ही। और देश को प्रशस्ति की तरफ ले जाने के लिए सदन में जाना आवश्यक है, इसलिए टिकट मांग रहे हैं। और टिकट इन्हीं से मांगेंगे और लोगों से भी? देखिए, हम अपना जनाधार बढ़ाएंगे, हम अपने जैसे बहुत से लोगों को खड़ा करेंगे। अगर कोई पार्टी हमसे सहमत होती है तो उसका स्वागत है, अन्यथा हम अपनी पार्टी भी बनाएंगे, इस पे भी कार्य चल रहा है। अच्छा, हाँ, लेकिन हम देश सेवा करेंगे, हम आगे बढ़ चढ़ के देश सेवा। समय तो नजदीक है, कैसे करेंगे? नहीं तो हम 2027, देखिए 2027 उनके लिए नज़दीक है जो चुनावी समीकरण को बैठालने में, जातीय समीकरण को बैठालने में लगे हुए हैं। हमारे लिए भारत नेशन फर्स्ट है। हम 27 में नहीं, अगर 27 में किसी ने साथ दिया तो सो वेल सो गुड, बहुत बढ़िया। तो वरना हम 2029 को टारगेट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगली बार मैं बात करूंगा इस फिटनेस का राज क्या है। जिम भी चलाते हैं और लोगों के घरों में फिटनेस का पैगाम दे रहे हैं जो 40 से ऊपर हैं, 80 साल तक के लोग जिम कैसे करते हैं। वीडियो लंबा होगा, आज के दिन बस इतना ही कि कमांडो धीरेन्द्र सिंह ने मोर्चा खोल दिया है। बच्चों को देश के यथेष्ट नागरिक बना रहे हैं, राष्ट्र की मूल धारा से जोड़ रहे हैं, जाति और धर्म से ऊपर उठ करके देश ही इनका धर्म है और देश की रक्षा ही इनकी सच्ची पूजा और निष्ठा है। जी, आपने समय दिया भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आपका भी अभिनंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद।